बहुत अच्छी बात है, आज आप लोग इस सेशन के लिए आए हो। आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बेसिकली आप लोग को एक इंडिया का जो अभी करंट अलाइनमेंट है और पास्ट में जो इंडिया का अलाइनमेंट था, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट्स चेंज होती है तो फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे चेंज होते हैं। जैसे आपको मालूम है जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करता है। तो पास्ट फ्यू इयर्स में क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। हम देखते हैं कि मोदी जी जगह जगह घूमने जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जा रहे हैं। तो क्या ये सब चीजों के पीछे कोई लॉजिक है या फिर बस ऐसे ही हो रहा है? तो आज आप लोग को मालूम पड़ेगा कि क्या लॉजिक है। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं अभी करंट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ था जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, पीएम मोदी आए थे सीट में। और जो बीजेपी की तरफ से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, एस जयशंकर जी, तो ये लोग ने जब भी कुर्सी ली थी तो इनका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ था, पास्ट में क्या चीजें हो रही थी। पास्ट में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो थोड़ा सा वीक साइड में दिखता है, कि मतलब हम थोड़े से इतने एग्रेसिव नहीं थे। तो क्या अब हम ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो कई कई सारे मामले में इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है, राइट, बट कुछ मामलों में इंडिया एग्रेसिव है। तो एग्जैक्टली कहां पे एग्रेसिव है और कहां पे एग्रेसिव नहीं है, वो भी आप हम लोग ये चीज में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। मैं रीड करूंगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, तो इसीलिए मैं एक नोट्स की तरह क्रिएट करके लाया हूं, जिससे कि आप लोग की यूजुअली विजुअल मेमोरी होती है जो भी लर्नर्स है, तो रीडिंग में आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आराम से बाद में रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सेशन को ऐसे रखेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बचा, वैसे तो बहुत मतलब काफी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है, टाइम बचा तो मैं साइंस के क्वेश्चंस भी लूंगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोग साइंस में भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो इंट्रोडक्शन। तो as the current prime minister marks his first anniversary, he has already notched an impressive list of foreign policy foreign minister कह ले। first है the first to invite leaders from South Asian Association of Regional Cooperation SAARC countries to his swearing in। तो SAARC ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को मालूम है, जो कि यही है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये ना 2014 से पहले थोड़ा सा डेड हो गया था। तो सार्क को ऐसे ऐसे सोच रहे थे लोग, मतलब जो भी सार्क के एसोसिएशन में, कि सार्क की अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जब भी जरूरत आएगी तब हम इसको रिवाइव करेंगे। लेकिन इंडिया ने यहां पे सार्क को रिवाइव करने से शुरू किया। अब सार्क को क्यों रिवाइव किया, इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि इंडिया ये नोटिस कर रहा था कि अगर हमें अपने देश में डेवलपमेंट लाना है, देश में इन्वेस्टमेंट्स लाना है, तो हमें देश को सबसे पहले सेफ बनाना पड़ेगा। यहां पे पीस की बातें लानी पड़ेगी, यहां पे कोऑपरेशन लाना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज का जो हमारे नेबर्स है। तो सार्क कंट्रीज जैसे आपको मालूम है सारे नेबरिंग कंट्रीज है, तो उनके साथ हमें अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हॉस्टिलिटी रहेगी, अगर टेररिज्म होगा, अगर झगड़े होंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे जो कंट्रीज है वो ये सोचेंगे, दूसरे कंपनीज है वो ये सोचेंगे कि यार इंडिया में बहुत हॉस्टिलिटी, यहां पे पैसा नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में क्यों इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हॉस्टाइल है, राइट। पाकिस्तान में पैसा डालेंगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट जा सकता है। तो इसीलिए इंडिया ने ये स्टार्ट किया। तो इंडिया बना द फर्स्ट जिसने लीडर्स को इन्वाइट किया, the first to host an American president at Republic Day celebrations and have 2 US summits within 6 months। यूएसए के साथ रिलेशंस भी बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, बराक ओबामा थे वो टाइम पे, पहली बार उन्हें रिपब्लिक डे में बुलाया गया और रिलेशंस बढ़ाने का वो एक अच्छा तरीका था। ठीक है गाइस, रिदम यस स्विट्जरलैंड 2.0। आप देखोगे कि कैसे ये स्विट्जरलैंड 2.0 बनते जा रहा है इंडिया। ठीक है, आप आगे देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपके लिए पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इंडिया फर्स्ट था टू कॉल फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन ओशंस, आउटर स्पेस एंड साइबर स्पेस। इंडिया का पूरा मुद्दा यहां पे पीस को लेकर था। ठीक है, पीस को बढ़ावा दो, बात करो डेवलपमेंट की, बात करो ओशंस को सेफ बनाने की, बात करो साइबर सिक्योरिटी लाने की, ताकि देश फोकस कर सके डेवलपमेंट पर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एग्रेसिव से ज्यादा जो स्टैंड रहा है वो थोड़ा सा
स्टेबल स्टैंस रहा है, मतलब स्टेबिलिटी लाने का स्टैंस रहा है। आप देखोगे, ठीक है, और भी क्या स्टैंसेस कहां पे क्या है। द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट द नीड फॉर इंडिया टू लीड द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प काउंटर न्यू थ्रेट्स टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। वंस अगेन इंडिया ने ये किया। अब फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट, तो अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इनके फॉरेन पॉलिसी के क्या प्रायोरिटीज थे। In retrospect, Mr. Modi's foreign policy activism is inevitable and is driven by twin objectives of making India the world's third largest economy and consequently a key player in all emerging multipolar world. तो यहां पे सिंपल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, ठीक है, आज के टाइम पे सारे देश डेवलप हो रहे हैं, सारे देश कनेक्ट हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये ऐसे बदलते ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी में इंडिया को सबके साथ रिश्ता रखना है, ठीक है। तो इसको आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो, या मैं अपने लाइफ से कंपेयर कर सकता हूं कि मैं एक कंपनी चलाता हूं। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए दूसरों के साथ, दूसरे बड़े कंपनी के फाउंडर्स, दूसरे यूट्यूबर्स के साथ नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तभी तो मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इंडिया ने एग्जैक्टली यहां पर यही किया। इंडिया ने यह आइडेंटिफाई किया कि यार देश इतने सारे दुनिया में कंट्रीज है, राइट। अभी ये कंट्रीज के साथ हमें, हर देश के साथ हमें एक मल्टीपोलर रिलेशन बनाना है। हर देश के साथ हमारे पास हमारे एक म्यूचुअली बेनिफिट डील होना चाहिए। इससे होगा क्या, इंडिया ग्रो हो पाएगा, राइट। क्योंकि आज के दुनिया में हर देश को दूसरे देशों की जरूरत है, सारे के सारे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और दूसरों के दूसरों के चाहे वो इंपोर्ट्स की बात हो गई, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, एफडीआई, हमें जरूरत है। तो इंडिया ने ये आइडेंटिफाई किया। तो मल्टीपोलराइजेशन की स्ट्रेटेजी, पहले ऐसा था कि इंडिया अपने आप को थोड़ा सा काइंड ऑफ इतना ज्यादा लोगों के, मतलब दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस और ये सब बनाने की कोशिश नहीं करता था, राइट। बट ये एक शिफ्ट आया न्यू गवर्नमेंट में, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना मतलब इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करना, ये भी एक प्रायोरिटी था। और मल्टीपोलर वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, मतलब अगर मुझे अपनी लाइफ में ग्रो होना है, मुझे अपने बिजनेस को स्केल करना है, मुझे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे नेटवर्किंग करना पड़ेगा दूसरे बिजनेसेस के साथ, राइट, दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, दूसरे कंपनीज के साथ। ये यहां पे मेन गोल था, ठीक है। टू अचीव दीस ऑब्जेक्टिव्स टू कंडीशंस आर एसेंशियल। फर्स्ट, एंश्योरिंग अ नो वॉर सिनेरियो इन द सार्क, जैसे हमने बात किया, पीस चाहिए भाई, which would make India an attractive destination for foreign investment. And second, developing the ability to shape the rules in global institutions, which will have a direct bearing effect on the country's economic well-being. मतलब हम देश, पूरे जो दुनिया का नैरेटिव है, वो भी हम थोड़ा सा इंडिया के फेवर में शिफ्ट करें। और वो कब होगा, जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाते हैं, राइट, उनके गुड बुक्स में आते हैं। सेम चीज अब हमारे लाइफ में भी, अगर मैं दूसरों के साथ रिलेशंस बनाता हूं, दूसरे बिजनेस फाउंडर्स के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है उनके ओपिनियंस, उनके बिजनेस डिसीजंस भी मेरे बिजनेस के साथ प्रो में आ सकते हैं। तो यहां पर ये चीज किया। These objectives are not new. What has changed in Mr. Modi's stead has been the implementation and operationalization of some of the new Panchsheel in a more meaningful way to deepen, widen India's foreign policy engagement. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, इस पे ध्यान रखना, ध्यान देना। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो 5 पंचशील, हाँ। सो पहले के क्या पंचशील थे, पहले की गवर्नमेंट के जो पंचशील थे, जो कि पीएम नेहरू द्वारा सोचे गए थे, ठीक है, वो थोड़े से अलग थे। उसमें था रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। इसीलिए इंडिया कभी भी रिटेलिएट नहीं करता था ज्यादा। नॉन एग्रेशन, एग्रेशन दिखाना नहीं है। नंबर 3, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कुछ भी आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब वही कि इक्वालिटी, कोऑपरेशन मतलब ट्रेडिंग, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से कोई भी काम करो। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाला जो हमारा फॉरेन पॉलिसी था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में था, वो थोड़ा सा कंप्लेसेंट था।
राइट, इन मामलों में। और हां, ग्रोथ पे फोकस था, लेकिन कहीं कहीं पर वो ज्यादा डिफेंसिव था। अब डिफरेंस क्या आया, 2014 के बाद पॉलिसीज थोड़े से चेंज हुए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए। सबसे पहले आया संपर्क, कांटेक्ट या फिर नेटवर्किंग। ठीक है, संपर्क बढ़ाओ, जितने ज्यादा जिन देशों से आपने बहुत टाइम से मिले नहीं हो उनसे जाके मिल के आओ, उनसे कुछ डायलॉग स्टार्ट करो। एसोसिएशंस ऐसे खाली पड़े हुए हैं, इनिशिएट करो, मीटिंग्स इनिशिएट करो, अपने फेवर में ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज करो और बढ़ाओ, लाइक नेटवर्क अपना बढ़ाओ जितना हो सके, ग्लोबल कांटेक्ट में आओ। और इसीलिए स्टार्टिंग में जब पीएम मोदी बहुत सारे विजिट्स ले रहे थे तो लोग अक्सर बोल रहे थे कि यार घूम रहे क्यों हैं, इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स क्यों मार रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव था उनका कि अलग अलग। और मैं बताऊंगा कितने सारे कंट्रीज विजिट हुए हैं, क्या क्या हुआ है। थर्ड, सेकंड है सहयोग, मतलब कोऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल बेनिफिट हमें लाना है, दूसरे कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना है, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके इंटरनल अफेयर्स में हमें उनको हेल्प करना है, तब जाके हमें उनका कोऑपरेशन मिलेगा इन मीटिंग आवर नीड्स। नंबर 3, सहयोग, डिटर्मिनेशन। ठीक है, और नंबर 4, सपने, ड्रीम्स। संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन कि भाई हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है और हम बना के रहेंगे। सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और सारे के सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब मिलकर एक ही गोल पर, सारे के सारे हम जैसे आम जनता एक ही गोल पर फोकस रहेंगे। और हमें हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें हमारे फॉरेन रिलेशंस को बेटर करना है। नंबर 4, सपने। देखो ग्लोबल लेवल पर सपने बिकते हैं, राइट। जैसे कि आज के टाइम पे भी अगर एक बंदा कंपनी का फाउंडर बनता है, ठीक है, और उसकी कंपनी अच्छी चल रही है, उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ एक सपना क्रिएट कर रहा है, सपना क्रिएट करेगा इन्वेस्टर्स के लिए कि देखो हमारी कंपनी वहां पे होगी, आप इतने पैसे डालो तो आपका पैसा वहां पे जाएगा। वो कस्टमर्स के लिए एक सपना क्रिएट करेगा कि देखो आप हमारे प्रोडक्ट्स लोगे, आप मार्केटिंग तो देखते हो, राइट, मार्केटिंग कैसे होती है, आप हमारे प्रोडक्ट लोगे तो आपके बाल नहीं, आपके बाल आ जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आप कुछ भी लाइक यू नो आप ढूंढ रहे हो अपने लिए कमाने का जरिया, मेरा आप कोर्स खरीद लोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। तो सपना बिकता है, राइट, ग्लोब। और इवन लाइक, और सपना बिकने की बात नहीं है, सपना एक्चुअली ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आज आप लोग यूपीएससी में, अगर आप लोग यूपीएससी को लेके सीरियस हो तो आप लोग एक सपना देख रहे हो, राइट, कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, या मेरे को कुछ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने, मेरे को हाई पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट, सिविल सर्विसेज में कोई। तो सपना इंसानी, मैंने भी एक सपना देखा था कि भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, या मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मेरे को इतनी ऑडियंस चाहिए। तो वो सपना इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विजनरी लीडर को एक विजनरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उनके गोल्स थे। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे काफी वो आ गया, मतलब डिफरेंस आ गया, ये थोड़ा सा एक्सपेंशनिज्म की तरफ जा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ये ऐसी नहीं है कि ये पीछे बैठी है और सोच रही है कि हाँ चलो ठीक है हम म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन हम नॉन एग्रेशन दिखाएंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवेरेनिटी, और हम नॉन इंटरफियरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर रखेंगे। क्योंकि गाइस देखो बहुत बार क्या होता है कि आपको दूसरे कंट्रीज को उनके इंटरनल अफेयर्स में या तो हेल्प करना पड़ेगा, या तो अगर वो आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहे हैं तो आपको उनके इंटरनल अफेयर्स में उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। दिस इज जियोपॉलिटिक्स, राइट। यहां पे नॉन वायलेंस नहीं काम करेगा, राइट। अगर करता तो सारे नॉन वायलेंट कंट्रीज टॉप लीडर होते। आज के टाइम पे कौन है टॉप लीडर? यूएस है, चाइना है। क्या आप लोग को लगता है ये नॉन वायलेंट कंट्रीज है? तो रिटेलिएशन का जो ईंट का जवाब पत्थर से जो जो माइंडसेट आया, वो काइंड ऑफ 2014 के बाद थोड़ा आने लगा। और मैं सिर्फ ये बता नहीं रहा, आप लोग, मैं आपको इवेंट्स बताऊंगा कि क्या क्या इवेंट्स हुए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सो इंडिया एज अ लीडर, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो गाइस ग्लोबल साउथ अभी ना सबसे बड़ा चर्चा चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब काइंड ऑफ ये एक मान्यता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज है ना, वो ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि दे वर ऑलवेज द कोलोनाइजर्स। ठीक है, तो यूरोप हो गया, ठीक है, यूरोप, ये सारे यूरोपियन जितने भी कोलोनाइजर्स थे, वो लोग ने क्या अफ्रीकन कंट्रीज, सदर्न साउथ एशियन कंट्रीज, ये सबको कॉलोनीज बना के रखा था। लेकिन फैक्ट तो ये है कि 39% ऑफ ग्लोबल जीडीपी
85% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कमाती है। 85% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में रिसाइड करती है, लेकिन उनकी जीडीपी सिर्फ 39% है। मतलब 85% लोग मिलकर सिर्फ 39% ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। राइट, कोलोनाइजर्स हमेशा अनफेयर रहे हैं। राइट, उनके पास पावर था, उन्होंने दबाया और उन्होंने अफ्रीका को अनप्रिविलेज रखा, लूट के गए, इंडिया को लूट के गए। राइट, तो इंडिया इन्हीं लोग को उठाना चाहता है, क्योंकि इंडिया जानता है कि नेक्स्ट पोटेंशियल यहां पे है, ग्लोबल साउथ में नेक्स्ट पोटेंशियल है। और इंडिया बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि इंडिया को मैसिव वोट, ग्लोबल, अगर इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है तो इंडिया को मालूम है कि पॉपुलेशन कहां पे, 85% पॉपुलेशन कहां है, ग्लोबल साउथ में। और अगर हमने ग्लोबल साउथ को अपने अपने तरफ कर दिया, नॉट ओनली हम इकोनॉमिकली ग्रो होंगे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, वो डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, ज्यादा लोग हैं तो मतलब वहां पे ज्यादा स्कोप है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का, तो हम वहां पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और हम साथ में अपने आप को उन सब का फेवरेट भी बनाना चाहते हैं। तो क्या किया इंडिया ने? इंडिया ने सबसे पहले तो आप लोग को मालूम है अपनी G20 प्रेसिडेंसी को यूज किया और ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअली विद 125 कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन की बात की। ठीक है, तो अफ्रीकन इंक्लूजन की जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल, मतलब सबसे बड़ा स्टैंड था इंडिया का G20 समिट में। ठीक है, ये इंडिया ने अभी हाल ही में किया। मतलब आप यार 125 कंट्रीज में, तो जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करके वर्चुअली विथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 125 कंट्रीज, ऑल्सो इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये चीज है। अब इंडिया लीडिंग two important global presidencies, the G20 and Shanghai Cooperation Organization. The Global South, through the crisis of the 3 Fs, food, fuel, fertilizers, have allowed G20 to not be entirely hijacked by geopolitical concerns and instead focus on its mandate of economic and other challenges. ठीक है, सो अक्सर G20 में क्या होता है, आपने वो कहावत भी सुनी होगी, ठीक है, कि एस जयशंकर जी ने बोला था कि इट्स हाई टाइम नाउ, यूरोप को अपने प्रॉब्लम्स को ग्लोबल प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, और ग्लोबल प्रॉब्लम से यूरोप को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपने लाइन सुनी होगी। तो यहां पे माइंडसेट क्या था ना G20 का, वो यही माइंडसेट था कि यार जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनके प्रॉब्लम्स क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, माइंडसेट ये था। तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए इंडिया ने फोकस लाया 3 क्राइसिस पर, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, have allowed the G20 to not only be entirely hijacked by geopolitical concerns. ये geopolitical concerns छोड़ो, पावर स्ट्रगल ये सब छोड़ो, पहले भाई मेन मुद्दों पे आओ, क्योंकि ये मेन मुद्दे किसको बेनिफिट करेंगे? ग्लोबल साउथ को बेनिफिट करेंगे। Simultaneously, India has pushed Europeans towards self-introspection. The Ministry of External Affairs, Dr. S. Jayashankar's viral statement, वही मैंने जो बोला, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problem, but world's problems are not Europe's problem. ग्लोबल साउथ इतना सफर कर रहा है, वहां पे बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, लेकिन यूरोप को ये चाहिए होता है कि भाई हमें पावर कैसे गेन करें, हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में सोचो, नहीं, पहले बेसिक नेसेसिटीज के बारे में सोचा जाएगा। अब ये चीज को, ये माइंडसेट को बहुत सपोर्ट मिला, इंडिया का ये जो विजनरी स्टेप था इसको काफी सपोर्ट मिला। दैट रिमार्क ऑफ एस जयशंकर रेजोनेटिंग इन यूरोप इटसेल्फ, यूरोप में ही वो रेजोनेट होने लग गया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ऑन संडे कोटेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर viral remark on European mindset, which has been included in Munich Security Report 2023. ये सेम रिमार्क एको हुआ, ठीक है, जर्मन चांसलर द्वारा। EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell said, possibly taking a cue from Jaishankar, noted how the global South's fence sitting on the war is driven by perceived double standards and frustration that other issues do not receive the same urgency or resources. ठीक है, सो वही बात है, यहां पर EU फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बैरल ने भी कहीं ना कहीं इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया। इंडिया इज बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर ओवर हियर, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, बहुत ही पावरफुल बात है फॉर इंडिया, कि इंडिया के थॉट्स, और ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ के सामने इंडिया का क्या इमेज क्रिएट हो गया, ग्लोबल साउथ के ये मेन मुद्दे हैं,
तो इंडिया, वो तो यही सोच रहे कि यार इंडिया इज थिंकिंग फॉर अस, सो इंडिया इज आवर लीडर, एंड ऑब्वियसली उनके सॉफ्ट कॉर्नर्स इंडिया के लिए डेवलप होंगे। अगर ग्लोबल साउथ को ज्योग्राफिकली देखा जाए तो उसके 3 पार्ट्स है। पहला है ओशियानिया कंट्रीज, दूसरा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और तीसरा है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और इन तीनों एरियाज को टैप करने के लिए इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। जैसे कि ओशियानिया कंट्रीज के लिए इंडिया ने फिपिक फॉर्म किया है, ये मैंने वीडियो में भी बनाया था गाइस, ठीक है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अपने साथ लेने के लिए अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनवा दिया है, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया। और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े देश ब्राजील के साथ इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया ने ग्लोबल साउथ के गेम में खुद को वेल प्लेस किया है। साउथ अमेरिका के साथ ओ ग्रेट, अफ्रीका के साथ ग्रेट, ब्राजील सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका में, ठीक है, उसके साथ भी हमने एक अच्छा डेवलप कर लिया है। और साथ में हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। आप आगे भी देखोगे इसके बारे में, ठीक है। अब गाइस ये सब कैसे हो रहा है? सो इंडिया ने ना यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लगाई। इंडिया ने ये चीज नोटिस की कि यार आज के टाइम पे ना वॉर से कुछ काम नहीं होने वाला। आज के टाइम पे आपको साइलेंट इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। असली पावर है इन्फ्लुएंस में, असली पावर डोमिनेशन में नहीं है। डोमिनेशन वाला जमाना गया, अभी आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस में असली पावर है। चाहे वो इन्फ्लुएंस हो इकोनॉमिक, या वो इन्फ्लुएंस हो कल्चरल, या वो इन्फ्लुएंस हो आइडियोलॉजिकल, राइट। ये जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। और ये आप अभी देखोगे, क्योंकि चाइना की यूजुअली क्या स्ट्रैटेजी रही है, चाइना इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस करता है। चाइना देखता है कि भाई किस कंट्री में डेवलपमेंट है, तो चाइना वो कंट्री को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने लगता है, लोन देता है वगैरह, वो सब डेट ट्रैप, वो सब के बारे में आपने सुना है। लेकिन यहां पे एक स्ट्रैटेजी यूज करके इंडिया ने ना चाइना को भी काफी सालों तक मात दिया था। और ये चाइनीज थिंकर ने खुद बोला था, वो आप अभी आगे जानोगे। तो इंडिया यहां पे कल्चरली, आइडियोलॉजिकली, संस्कारों के जरिए, अपने हिस्टोरिक रूट्स के जरिए कैसे इंफ्लुएंस कर रहा है, वो आप अभी आगे देखोगे। तो सबसे पहले मोदी डिप्लॉयज हिज कल्चर स्किल्स इन एशिया अंडर द बैनर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो चुका है, ठीक है। मोदी हैज यूज्ड कल्चर टू अपील टू द पीपल ऑफ एशिया। दिस स्ट्रैटेजी वाज नेवर यूज्ड बिफोर। इससे पहले कभी भी ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं की गई थी कि हम कल्चर को यूज करके एशियन देशों के साथ रिलेशन बनाए। A favored quote, यही वो कोट है, amongst Indians is that by Chinese ambassador and philosopher Hu Shi. India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border. 20 सेंचुरी तक इंडिया ने चाइना को कॉन्कर करके रखा था, अपने अंडर रखा था, विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस इट्स बॉर्डर। और ये कैसे हो पाया था? कल्चर के वजह से, ठीक है। आप सबको मालूम है बुद्धिज्म इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ, और पहले भी उस तरीके के हमारे रिलेशंस थे। इट वाज इंडियन बुद्धिज्म दैट हेल्प शेप्ड चाइनीज सिविलाइजेशन। विद दैट इंडिया कैन गेट कल्चरल इन्फ्लुएंस इन दीज 10 कंट्रीज ऑफ एशिया। तो अब ये 10 कंट्रीज इंडिया के कल्चर से स्ट्रांगली लिंक हो सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका कल्चर हमारे कल्चर के साथ रिजेंबल करता है। हमें सिर्फ वो तारों को जोड़ना है और आइडियोलॉजिकली सबको कनेक्ट करना है। अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है। सो विद दैट इंडिया कैन गेट कल्चर, वो हो गया। टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट्स, ये प्योर रिसर्च है। यहां पे सबसे पहले कैम्बोडिया आता है जिसमें 90.8% है, थाईलैंड 92%, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, लाओस, मंगोलिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंक्लूडिंग वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ। तो ये सारे लोगों में, ये सारे कंट्रीज में इतने सारे लोग हैं, इतना सारा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि बुद्धिस्ट है, राइट। और इंडिया इनके साथ अपने तार आराम से जोड़ सकता है, अपने कल्चर से इनको लिंक कर सकता है। और वो कॉमन जब थ्रेड डेवलप होने लगेगा तो इनकी एफिनिटी हमारे फेवर में होने लगेगी, राइट। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि टर्की ने और सऊदी अरेबिया ने कैसे अपने वर्जन्स ऑफ इस्लाम को फैलाकर वो लोग इस्लामिक वर्ल्ड का बादशाह बनने की कोशिश कर रहे थे।
तो इंडिया क्यों नहीं बुद्धिस्ट वर्ल्ड का या जहां पे भी हिंदुइज्म से सिमिलैरिटी है, उस वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस को गेन करने की कोशिश कर सकता है। यह स्ट्रैटेजी पहले कभी यूज नहीं की गई थी, बट अब चालू हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। बुद्धिज्म वो कॉमन फिलॉसफी है जो पूरे एशिया को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। 2015 में इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल बुद्ध पूर्णिमा दिवस, अ ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धास बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड पासिंग। तो जैसे ही 2014 में ये न्यू फॉरेन पॉलिसीज आए, 2015 में उस पर एक्ट कर लिया गया और इंटरनेशनल बुद्ध पूर्णिमा दिवस बनाया गया, ग्लोबल सेलिब्रेशन बुद्ध भगवान के बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड पासिंग को लेकर। इंडियाज होम मिनिस्ट्री अनाउंस्ड that there would be a government sponsored annual celebration of the anniversary. Government sponsored celebration होगा, क्योंकि हमें बुद्धिस्ट नेशंस के आंखों में सपोर्टर की तरह दिखना है और एक लीडर की तरह दिखना है। The government also plans to establish a center for Buddhist worship and learning in New Delhi. Counter China, China's foreign ministry has recently sought to elevate Buddhism's role as a foreign policy tool. ठीक है, तो चाइना भी इस पे, चाइना को भी मालूम पड़ा कि भाई इंडिया ये दाव खेल रहा है, तो चाइना भी इस पे अभी काम कर रहा है। लेकिन गाइस, चाइना के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज पहली बात तो ये है कि जो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स है वो बुद्धिज्म से काफी अलग है, राइट। और देखा जाए तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहां पे हमेशा मतलब हमेशा वहां पे कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है वो ही चलने वाला है। तो चाइना के लिए थोड़ा सा हार्ड होने वाला है इस चीज को एम्प्लॉय करने के लिए। इंडिया यहां पे फास्ट पेस ले सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता कि गौतम बुद्ध का बर्थ कहां पे हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, राइट। तो वो इंडिया को एक और एक एडवांटेज देता है, जिससे सऊदी अरेबिया को प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ को लेकर एडवांटेज मिलता था। तो अब यहां पर डेमोक्रेसी भी एक जरिया है हमें दूसरे देशों के साथ कनेक्ट करने का। यहां पर बहुत सारे कंट्रीज ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसा मानते हैं कि इंडिया कैन बिकम बिगर देन चाइना, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेसी का सहारा ले रहा है। ठीक है, इंडिया के साथ सबको काम करना है क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक है। इंडिया पे सब ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक है। इंडिया के लिए वैल्यूज और वर्च्यूज पहले नंबर पे आते हैं, बाद में एक्सपेंशन आता है। चाइना के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको वो कोड भी याद होगा, चाइनीज पावरफुल पर्सन का था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कि as like it doesn't matter whether the cat is black or white so long as it catches the mice. ठीक है, अगर आपको पता है तो नाम, ये कोट किसका है नीचे बता देना। मेरे दिमाग में माओ जेडोंग आ रहा है, लेकिन उनका शायद नहीं है ये कोट। बट चाइना का ये माइंडसेट होता है, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। किम जोंग उन नहीं भाई, किम जोंग उन नहीं। ओके, तो एनीवे आप लोग गूगल कर लेना। बट अभी के लिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी कमिटमेंट को कैसे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, फिजी, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट, तो हमारे प्रधानमंत्री फर्स्ट थे सिटिंग इंडियन प्रीमियर इन 33 years to visit Fiji in November 2014, shortly after elections restored democracy to the island and led to its readmittance to Commonwealth of Nations. इंडियन डायस्पोरा फिजी में बहुत बड़ा है, 34.41% है इन फिजी। तो इसने, ये एक्ट ने कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी दिखाई। नेपाल, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट नेबरिंग नेपाल इन 17 years। तो नेपाल हमारा नेबर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स पहले कभी विजिट नहीं किए, बट 17 साल में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने। ऑल्सो ऑन नवंबर 2014 ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस डे, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, also in November, एक second, I think years first prime minister to visit Modi praised, ये I think Nepalese independence day होगा, the first prime minister to visit neighboring Nepal in 17 years also India's independence day. Okay, so but anyway ये आप लोग देख लेना, ठीक है। बट ये इवेंट हुआ था। मोदी प्रेज नेपालीज यूथ फॉर ड्रॉपिंग देयर वेपन्स इन फेवर ऑफ प्लॉज एंड स्कूल बुक्स एज दे अवेट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडियन एक्सपर्ट्स हैव हेल्प ड्राफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये दिया कि भाई प्लॉज को छोड़ो, स्कूल बुक्स को हाथ में लो यूथ, क्योंकि पढ़ाई आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, काम छोड़ो, चाइल्ड लेबर छोड़ो,
आप बुक्स को हाथ में लो, किताब, नॉलेज आपका हथियार बनने वाला है। तो एक काफी अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया, डेवलपमेंटल, प्रो डेवलपमेंटल मैसेज दिया, जो कि नेपाली यूथ्स को इंस्पायर किया। और कहीं ना कहीं as they await a new constitution that Indian experts have helped draft, तो नेपाल के नए कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंडियन एक्सपर्ट्स ने हेल्प किया है, राइट। तो कितना बड़ा यहां पे एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो रहा है। म्यांमार, मोदी मेड अ पॉइंट ऑफ विजिटिंग डेमोक्रेसी आइकॉन एंड ऑपोजिशन लीडर ऑंग सैन सू की। सो आप लोग को पता होगा कि पहले ऑंग सैन सू की काफी लाइमलाइट में थी, तो ऑपोजिशन लीडर थी, बट डेमोक्रेसी आइकॉन थी, डेमोक्रेसी सपोर्टर थी। तो डेमोक्रेसी को पैदा करने की कोशिश की गई, ठीक है। मालदीव्स अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चोज टू प्रोसिक्यूट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑन क्वेश्चनेबल चार्जेस, लीडिंग मोदी टू कैंसल अ शेड्यूल्ड ट्रिप टू कंट्री इन फरवरी 2015। तो यहां पर जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, उसने एक 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 प्रेसिडेंट थे अपने मालदीव्स के, जो प्रेसिडेंट थे वो प्रो डेमोक्रेसी थे, उनको मिलने जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए, तो इसके बाद मोदी जी को कैंसिल करना पड़ा, बट वहां पे कोशिश की गई थी। श्रीलंका में कॉमनवेल्थ समिट, मोदी ट्रैवल टू कोलंबो आफ्टर राजपक्षा सरप्राइजिंग इलेक्टोरल डिफीट इन देयर पार्लियामेंट, द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ श्रीलंका आर पैरामाउंट, ठीक है। सो राजपक्षा जैसे ही डाउन गए, डिफीट मिला उनको, तो वहां पर मोदी जी गए और बेसिकली यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये सारी बातें करके आए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देखो अक्सर यूएसए भी यही स्ट्रैटेजी खेलता है। यूएसए भी वो कंट्रीज के साथ ज्यादा कोलैबोरेट करता है जो डेमोक्रेसी प्रो है कि नहीं। और इसीलिए, और जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो लोग कम्युनिज्म प्रो या सोशलिज्म प्रो कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जोड़ने वाला फैक्टर है। तो कल्चर है, कल्चर में आइडियोलॉजी आ गया आपका, आपके जो बिहेवियर्स आ गए, मतलब पब्लिक बिहेवियर्स आ गए, ठीक है। दूसरा हो गया डेमोक्रेसी। तो ये भी फॉरेन पॉलिसी को काफी इन्फ्लुएंस करता है। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया प्रैक्टिकल लेवल पर काम कैसे करती है, ठीक है। ये जो भी काम किया जा रहा है उसके पीछे एक माइंडसेट है, उसके पीछे एक एजेंडा है। ऐसे ही नहीं काम किया जा रहा है कोइंसिडेंटली, राइट। एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, दो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि इंडिया को मल्टी पोलार रखना है और इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है। तो उसके लिए ये फॉरेन पॉलिसी के स्टेप्स है, जो कि मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, लेकिन हम मेजर इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। मंगोलिया, Mongolian Prime Parliament in his address on May 17, this is the urge of the land of Buddha and Gandhi, मतलब ये उन्होंने एड्रेस किया था इस तरीके से कि this is the urge of the land of Buddha and Gandhi, this is the instinct born from our ancient belief in the world as one family। तो आपने वासुदेव कुटुंबकम के बारे में सुना होगा। He proceeded to connect Buddha's message of kindness and compassion for all to the foundational principles of democracy and human rights as an ancient common heritage that will unite Asia around peace and cooperation। तो यहां पर भी वापस से इंडिया ने वो लीडरशिप वाला स्टैंस रखा है। देखो, एक लीडर एक विजनरी होता है, लीडर एक स्टोरी टेलर होता है, लीडर ऐसी बातें करता है जो दिल को छूती है और दुनिया को एक बेहतर विजन बताती है, जिसमें यूनिटी है, जिसमें पीस है, जिसमें कोऑपरेशन है, राइट। तो मोदी जी ने यहां पर भी वो, मतलब मैं कहूंगा पूरे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने, और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स है एस जयशंकर जी है, जैसे आपको पता है, और पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्ट्री है अपनी। तो उन्होंने ये देखा कि एशिया में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है, तो हमें जो लोग बुद्धिज्म से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, जैसे मंगोलिया हो गया, उनको भी ये मैसेज देना है कि बुद्धिज्म पूरे एशिया को यूनाइट करेगा और पूरे एशिया का भला कराएगा, राइट। और बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स है वो डेमोक्रेसी और जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स है उससे काफी ज्यादा मिलते हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट, राइट। बुद्धिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एंड अपडेटेड रिलीजन। तो यहां पे दिल से भी कनेक्ट हो गए और दिमाग से भी कनेक्ट हो गए, राइट। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, ठीक है, चीजों को वर्कआउट कराने का। अब बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्गर डिलीवरी, मोर देन 600 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 78 नेशंस। तो 2014 के बाद क्या हुआ, ये विजन को पूरा करने के लिए अब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात आ गई। तो अभी तक हमने क्या बात किया, कल्चरल इन्फ्लुएंस, डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेसी से इन्फ्लुएंस करना, आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस करना। अभी हम बात करते हैं इकोनॉमिकली कैसे इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि चाइना क्या करता है, पैसे डालता है और फिर कंट्री को अपने वश में कर देता है, कंट्री को अपना जोरू बना देता है बेसिकली। ठीक है, सो stronger delivery, more than 600 projects across 78 nations, including infrastructure, power, energy supply, and other projects identified by Indian partners. Number 2, global contributor. वैक्सीन्स, तो इंडिया ग्लोबल कंट्रीब्यूटर बनना है। जैसे आपको मालूम है, इंडिया बहुत सारे रिलीफ के काम करता है। ठीक है, जब आपदा आती है तो इंडिया कम्स एज अ मसीहा। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज को अपने गुड बुक्स में रख रहा है। ठीक है, इंडिया इज प्लेइंग अ गुड रोल ओवर हियर, एक ह्यूमैनिटेरियन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वैक्सीन्स, मेडिसिन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाइक टर्की अर्थक्वेक, टर्किश अर्थक्वेक हुआ था, इवन दो टर्की के साथ हमारे बेस्ट रिलेशंस नहीं है, बट इंडिया पहली कंट्री थी जो वहां पे गई। वो टाइम पे आप लोग को मालूम होगा, मैंने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया, पाकिस्तान पीएम के विजिट को कैंसिल कर दिया, बोला कि भाई तुम पीछे जाओ, तुम मुसीबत के वक्त में तो कटोरा लेके आने वाले हो, तुम हमारी मदद तो करने नहीं वाले हो, तो इंडिया को आने दो। और वो टाइम पे इंडिया को प्रायोरिटी दिया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मेजर लेवल पे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, देखो वंस अगेन इंडिया इज थिंकिंग लाइक अ विजनरी, इंडिया इज थिंकिंग लाइक सोलर बोल रहा हूं, इंडिया इज थिंकिंग लाइक अ लीडर, इंडिया इज थिंकिंग लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, ये तीनों चीजें, क्योंकि इंडिया को मालूम है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को लाओ, पीस, यूनिटी, कोऑपरेशन, तो मैं अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। कंट्रीज मुझे एक पीसफुल प्रो डेवलपमेंट देश मानेंगे, और जिससे कि मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, मैं आप लोग को रिलेट करके बता रहा हूं कि कॉमन इंसान कैसा सोचता है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं खुद की कंपनी चलाता हूं, तो मैं भी ऐसे ही सोचूंगा, राइट, कि यार आज के टाइम पे सबसे बड़े बड़े, देखो जब आपको नेटवर्किंग करना होता है, ठीक है, मैं आपको यह भी पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं या आप एक बिजनेस चलाते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, तो आप उस पर्सन के साथ अगर आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना है, आप ऐसे नहीं करोगे ना कि आप सीधा जाके बोलोगे ए हे मुझे इसकी जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हो? ठीक है, वो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बिजी इंसान है, उसके पास अपने अपने इंटरेस्ट है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे कि उसकी बड़ी क्या प्रॉब्लम है, और आप उससे मांगने के जगह उसको देने का काम करोगे, तो कल को आप नहीं भी मांगोगे ना, तो वो देगा। और अगर आप मांगोगे तो डेफिनेटली देगा, क्योंकि उसको वो बात याद रहेगी कि ये बंदे ने मुझे वैल्यू दिया था, तो ये मेरा दोस्त है और मुझे इसको कुछ बदले में देना है। इस तरीके से नेटवर्किंग होता है, राइट। इंडिया भी यहां पे यही कर रहा है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की, देने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ये नहीं देख रहा है कि भाई मुझे दूसरे कंट्री से क्या मिल सकता है, या मैं कटोरा लेके चले जाऊं भीख मांगने के लिए। नहीं, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, और उससे हमें रिकॉग्निशन और हमें ट्रस्ट अपने आप मिलेगा। क्योंकि इंडिया का जो फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। इंडिया एग्रेसर कभी रहा ही नहीं है फंडामेंटली, राइट। इंडिया हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम जैसी मेंटालिटी रखता है कि पूरा पूरा दुनिया हमारी फैमिली है, राइट। क्यों टेंशन लेने का, साथ में ग्रो करो। तो ये सारी चीजें इंडिया के कंपाउंड होके, एग्रीगेट होके इंडिया के फेवर में प्ले करेगी। नंबर 3, इंडिया इन ग्लोबल फॉर्मेशंस। सो क्वाड, I2U2, इंडिया के ग्लोबल फॉर्मेशंस में भी इंडिया नॉट ओनली ज्यादा ग्लोबल फॉर्मेशंस में एनरोल हो रहा है, बट ऑल्सो उनमें लीडरशिप के रोल के लिए देख रहा है। क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे एजेंडाज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, और इंडिया उनके लिए खड़े हो सकता है। ठीक है, इंडिया खड़े हो सकता है और खड़े होना चाहता है, राइट। तो यहां पे क्या क्या वो इंस्टीट्यूशन है, क्वाड हो गया। ठीक है, क्वाड जैसे आपको मालूम है, क्वाड भी काफी टाइम से डेड पड़ा था। ठीक है, क्वाड 4 कंट्रीज है, अपना यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया। ठीक है, तो क्वाड बना क्यों था? क्वाड इसीलिए बना था क्योंकि बेसिकली चाइना को यूएस का मेन एजेंडा था चाइना को कंटेन करना। लेकिन इंडिया ने, अब आप देखोगे आगे कि इंडिया ने क्वाड के नैरेटिव को कैसे चेंज किया। ठीक है, मतलब इंडिया चाइना को भी बोला कि भाई चाइना के खिलाफ भी काय को नफरत पालने का है, तो अपने एशिया में ही।
तो हम नैरेटिव चेंज करते हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, ठीक है, वो आगे आपको मैं बताता हूं। I2U2 हो गया, SCO हो गया, FIPIC हो गया प्लेटफॉर्म, नॉर्डिक फोरम हो गया, टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम्स। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव इसमें एसोसिएशंस एंड ग्लोबल फॉर्मेशंस में इंडिया भागीदार है। इंडिया एज अ नैरेटिव शेपर, रेजिनिया डायलॉग, क्लाइमेट चेंज, टेरर फाइनेंसिंग, इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर एंड कल्चर, ठीक है। तो यहां पे इंडिया वापस से एक नया विजन क्रिएट कर रहा है, नैरेटिव को शेप कर रहा है। रेजिनिया डायलॉग में जैसे देखा, क्लाइमेट चेंज को लेकर, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर एंड कल्चर को लेकर, ठीक है। तो डेवलपमेंट, प्रो डेवलपमेंट नैरेटिव्स लेके आ रहा है। इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट फोर्स, यूक्रेन वॉर, क्वाड, ग्लोबल साउथ वॉइस, स्टैंड ऑन LAC एंड BRI अगेंस्ट चाइना IMAEC। तो इंडिया भी यहां पर वही स्विट्जरलैंड वाली पॉलिसी, आप लोग ने वीडियो भी देखा होगा, इंडिपेंडेंट वॉइस, कि भाई हम अपनी खुद की आवाज है, आप हम पे जोर नहीं डाल सकते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचेंगे। हमें अगर बेनिफिट, अगर अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट खतरे में भी आएगा, खतरे में आ गया, तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड का भी साथ छोड़ देंगे। और जब तक हमारा नेशनल इंटरेस्ट बना हुआ है, तब तक हम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खून भी बहाएंगे, जब तक हमारा नेशनल इंटरेस्ट बना हुआ है। ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, आप लोग देखोगे कि कैसे ये काम करता है। इंडिपेंडेंट फोर्स में, यूक्रेन वॉर में जैसे आपने देखा, इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहा है, रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया से ऑयल भी ले रहा है और बोल रहा है पूरे यूरोपियन यूनियन और अपना अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है, बोल रहा है भाई हम तो लेंगे ऑयल, आपको जो करना है करो। फिर लेकिन रशिया को भी जाके बोल के आ रहा है कि व्लादिमीर जी, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, आज के टाइम पे आप जो कर रहे हो वो सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो उससे इंडिया ये पार्टी को भी खुश कर रहा है, ये पार्टी को भी खुश कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी वो एक पक्का स्टैंड नहीं ले रहा कि मैं इसके साइड हूं, ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड करता है, ठीक है। कहीं पे भी वो किसी के भी साइड हो नहीं जाता, वो सबके साथ मल्टीपोलर रिलेशंस बनाना चाहता है वो, ठीक है, वो पोलराइज नहीं करना चाहता अपने आप को कि मैं इसके साथ हूं, ठीक है। अब यहां पर जैसे और देखते हैं ग्लोबल साउथ वॉइस, ग्लोबल साउथ वॉइस में भी भाई एक तरफ सब डेवलप्ड कंट्रीज है, एक तरफ ग्लोबल साउथ है, भाई मैं ग्लोबल साउथ की आवाज बनूंगा क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। और इस वजह से नैरेटिव भी कैसे शेप हुआ, आपने देखा कि यूरोप वाले लोग एस जयशंकर की भाषा बोलने लग गए, ठीक है, कि हाँ भाई यूरोप के प्रॉब्लम सबके प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम के बारे में सोचो, वो बेसिक नेसेसिटीज के भी उन लोग लड़ रहे हैं। स्टैंड ऑन LAC, सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, BRI हो गया, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, ये हमारा इनिशिएटिव है अगेंस्ट चाइनाज IMAEC। तो BRAC अगेंस्ट चाइना IMAEC, इंडिया मिडिल ईस्ट, ये हमारा इनिशिएटिव है IMAEC, और BRI चाइना का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो हमने अपना इनिशिएटिव डाला जिसमें हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, ठीक है। तो इंडिया अपनी खुद की एक वो बनाना चाहता है, खुद का एक अपना एक वर्चस्व, अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहता है। इंडिया किसी के लिए ना किसी के कॉपरेशन के लिए भीख मांगे, और ना वो किसी को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करे, साइड बदली करे। जैसे आप लोग जानते हो स्विट्जरलैंड 2.0 बनने की कोशिश चल रही है, यहाँ पे पीस की बात करेंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे नहीं, हम हम दल पकड़ के, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर्स क्यों हुए थे, जब लोगों ने अपने अपने दल चुन लिए थे ना। अगर हर देश ये बोलता कि भाई देखो हम तो पीस है और आप लोग आपस में झगड़ो मत, हम आपकी सुलह कराते, तो वर्ल्ड वॉर कभी होता ही नहीं। और हर कोई जानता है ये बात, ठीक है, जर्मनी जानता है, जापान जानता है, जितने भी बड़े देश है, हर कोई, US जानता है कि भाई वर्ल्ड वॉर ने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही किया, किसी का भला नहीं हुआ, ठीक है। जापान ने तो भाई कसम ले ली कि आज से होगा ही नहीं, जर्मनी ने भी कसम ले ली कि आज से ऐसा कुछ होगा ही नहीं, UN बना, UN ने भी कसम ली कि आज से ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इंडिया को ये जिस तरीके से अभी ओवरऑल दुनिया डेवलप हो रही है, ये वाला स्टैंड इंडिया को बहुत सपोर्ट करेगा। We are the first G20 president who have actually made an effort to consult other people, and 125 countries responded because they believed we are an independent voice, ठीक है। So guys, एस जयशंकर जी ने बोला, once again
लोग इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया का फंडामेंटल डीएनए अच्छा है। और स्विट्जरलैंड को कैसे लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने, आपने जैसे वो वीडियो में देखा रहेगा, मेरे वीडियो में जो मैंने बनाया था, इतिहास में कभी भी अपनी एक पॉइंट के बाद उसने ये प्रण ले लिया, उसके बाद उसने कभी भी किसी भी कंट्री का डायरेक्टली साइड नहीं लिया। तो इमेजिन करो लोग कितना ट्रस्ट करेंगे कि भाई ये कभी भी बैक धोखा नहीं दे सकता हमें, ये इसका जो स्टैंड है हम जानते हैं, ये कभी धोखा नहीं दे सकता। तो ऐसे में अंपायर, मतलब आप समझ लो इंडिया अंपायर की रोल कर रहा है। अंपायर कैसे? दोनों प्लेयर्स, दोनों टीम्स को मालूम है कि भाई ये गलत डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि ये अंपायर है, इसका काम है। अगर ये गलत डिसीजन लेगा, इसका करियर खतरे में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इंडिया गलत डिसीजन लेगा, फेवर करेगा किसी को, तो इंडिया का वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। इंडिया जो इतनी मेहनत कर रहा है अपना इमेज बनाने के लिए, वो ही डामाडोल हो जाएगा। तो ये वंस अगेन स्विट्जरलैंड के साथ अलाइनमेंट, और इससे इंडिया का वो बढ़ता है, एक ट्रस्ट बढ़ता है, अथॉरिटी बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। रिस्पेक्ट इज दैट वर्ड। हाउ हैज फॉरेन पॉलिसी अफेक्टेड द लाइफ ऑफ कॉमन सिटीजन? ब्रॉट बैक इंडियंस ड्यूरिंग कोविड एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अब फॉरेन पॉलिसीज ने हम जैसे कॉमन इंडियंस या फिर इंडियन डायस्पोरा जो कि दूसरे देशों में है, हमारे फॉरेन पॉलिसी ने उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है? तो इंडियंस को ड्यूरिंग कोविड और कॉन्फ्लिक्ट्स, तो जब अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, सूडान में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को प्रायोरिटी बनाई गई कि भाई इंडिया आओ, इंडिया आओ, इंडिया डेवलप हो रहा है, खुश रहो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। मोर सिक्योरिटी गिवन, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट with Bangladesh, countering Chinese actions at LAC and delegitimized terrorism from Pakistan. तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि इंडिया सेफ बने, इंडिया में सिक्योरिटी बढ़े। ये तो आप लोग मानोगे कि इंडिया में टेरर अटैक्स वगैरह काफी कम हो गए, ठीक है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गए एक तरीके से। हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स ये सब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया उसमें क्या करता है? इंडिया क्लियर मैसेज देता है कि भाई आप हम पे अटैक करोगे तो हम भी आप पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये सब मतलब वो कर रहा है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है वापस से इंडिया आने के लिए। सिक्योरिटी इंडिया में बढ़ रही है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, वो जो कोड था अनअकैडमी का, वो है गेट सेट फ्लाई 10। यस, तो आप लोग यहां पे देखोगे कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो इजराइल को लेकर भी, ठीक है, इजराइल हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। इजराइल ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, आउट ऑफ द ऑड्स जाके सपोर्ट किया है, कभी कभी कभार तो। ठीक है, सारे लोग एक तरफ, दुनिया एक तरफ, इजराइल एक तरफ, हमारा दोस्त इंडिया की अगेन सारी दुनिया ने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी दिया है जितना हो सके। अगर हम दोनों साइड को खुश रख सकते हैं, अच्छी बात है, बेस्ट। लेकिन एक साइड को खुश रखने के लिए, जहां से हमें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, हमें 100 कंट्रीज को दुखी रखना पड़ रहा है, तो नहीं भाई, हमारे बेनिफिट में ये चीज नहीं है, हमसे ना हो पाई। तो यहां पे यूआईसी को बुरा ना लगे, इसीलिए इंडिया में वो स्टैंड नहीं लिया। Many observers were surprised with India voting in favor of a resolution taken by Broad and Yemen in the United Nations capital of Israel. ठीक है, तो जो OIC कंट्रीज ने डाला था वो रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और यूएस के रेजोल्यूशन को डिनाई किया। ट्रंप थ्रेटेंड टू स्टॉप अमेरिकन एड टू कंट्रीज अपोजिंग द यूएस मूव। ट्रंप ने बोला भाई खाते हमारा हो, गाते दूसरों का हो, एड बंद हो जाएगी। इंडिया हैड कैटेगरी, और इंडिया ने बोला ठीक है भाई, तुम्हें लगता है तुम्हारे टुकड़ों पे हम पल रहे हैं। India had categorically stated that New Delhi's Palestine position was independent and consistent. इंडिया ने बताया कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है और कंसिस्टेंट रहेगा। पहले भी हम पैलेस्टीन को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और अभी भी हम सपोर्ट करेंगे। क्यों? असली रीजन आपको पता है, ओआईसी नाराज हो जाएगा। इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, एक बार हमने कमिटमेंट दे दी तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम वापस पीछे नहीं हटने वाले।
अब वो नीचे है, OIC, Organization of Islamic Countries, the OIC decided to oppose the announcement of on the status of Jerusalem. India has huge strategic and economic interests in 57 member countries of the OIC. Hence, India opposes Jerusalem resolution. 57 countries hai, 50 plus matlab 57. Turkey has criticized the abrogation of article. अब में देखते हैं, टर्की ने क्रिटिसाइज किया 370, मालूम है टर्की बहुत इन 3 इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 370 इंडिया के अगेंस्ट हाँ ये ठीक है, टर्की को एक जवाब दिया। कंट्री है टर्की, एक मुस्लिम कंट्री, और उनके बहुत पुराना, दोनों का पुराना राइवलरी का इतिहास है, दुश्मनी का इतिहास है। तो अर्मेनिया, ऑटोमन एम्पायर ने, पास्ट की बात है ये, वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, ऑटोमन एम्पायर ने 1.5 मिलियन अर्मेनियन लोगों को मारा था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ये सब कराया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 की बात है। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख रिलीजियस इशू। अब यहां पर इंडिया ने यह बोला कि भाई तू हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है ना, तू पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है टर्की, तो मैं तेरे दुश्मन को सपोर्ट करूंगा। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अर्मेनिया को सपोर्ट करने लग गया। एक सेकेंड में एक्सटेंड कर ले 30 मिनट से क्लास को। ओके, सो इंडिया अर्मेनिया को सपोर्ट करने लग गया। कैसे, देखो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, हाँ, प्राइवेट पार्टीज के जरिए अंडर द टेबल नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील विथ येरेवान कैपिटल है अर्मेनिया का, टू सप्लाई अर्मेनियन आर्म्ड फोर्सेस विथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक एम्यूनिशंस and a wide range of ammunitions and warlike stores worth ₹250 million. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है अर्मेनियन गवर्नमेंट को, और अर्मेनिया को किसके लिए चाहिए, टर्की को फोड़ने के लिए। सो ये इंडिया ने क्रॉस एक्शन लिया, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से यहां पे। While Armenia has become New Delhi's first international customer of the indigenously developed Pinaka system, तो अर्मेनिया हमारा फर्स्ट कस्टमर बना। ठीक है, सो इंडिया कहां पे ठंडा रहना है, कहां पे गर्म रहना है, कहां पे पुश कर सकते हैं, कहां पे नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। और आप हमें अगर उंगली करेंगे तो हम भी आपको उंगली करेंगे भाई। ये इंडिया एग्रेसिव वहां पे होता है जहां पे इंडिया हो सकता है और इंडिया को होना चाहिए, और उसके कोई बड़े लेवल पर नुकसान नहीं होंगे। और इंडिया लोगों से मिलने के लिए, लोगों से अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, पीस, कॉपरेशन, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, प्लेजेंट विजन्स की बात करता है, जिससे कि इंडिया गुड बुक्स में रह सके। ऐसा कुछ चल रहा है फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान के साथ हमारा तो रिश्ता मालूम है आप लोग को, पाकिस्तान के साथ खट्टा मीठा रिश्ता है। Gone are the days when India just frothed and fumed at a terrorist attack instigated by Pakistan and went back to negotiating table with Islamabad after a few months. तो पहले आप लोग देखते रहोगे, कोई बड़ा सा टेररिस्ट अटैक कर दिया, बॉम्ब्स फोड़ डाले, और उसके बाद इंडिया बोलेगा कि नहीं, नॉन एग्रेसिव, नहीं भाई, टेबल टॉक्स करते हैं, ठीक है, अमन की आशा, वो सब आप लोग ने सुना होगा। पाकिस्तान अटैक कर रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट लोग को भेज रहा है, कैंप्स चालू कर रहा है, टेररिस्ट कैंप्स स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को, और हम हमेशा टेबल टॉक्स की बात करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। टुडे पाकिस्तान fears military retaliation from India in case of a terror attack either in Jammu and Kashmir or in the hinterland. अभी तो जम्मू कश्मीर में भी अटैक करने से पहले पाकिस्तान 10 बार सोचता है। पहले तो सिविलियंस पर भी अटैक हो रहा था, राइट, जो आपने अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट थे, धमाके हुए थे, 26/11, ये सारी चीजें जो हुई है, तो अभी तो कश्मीर में अटैक करने से पहले भी 10 बार सोच रहा है। द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स जो कि कंडक्ट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, रिटेलिएशन टू उरी अटैक जो हुआ था, उसके रिटेलिएशन में जो
सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे 2016 में ईंट का जवाब पत्थर से, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे, उसके रिटेलिएशन उसको उसको किया गया था पुलवामा अटैक के रिटेलिएशन में, ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को। तो यहां पर भी ईंट का जवाब पत्थर से आर नॉट ओनली टू एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलर इंडिया ऑब्लिवियस टू एनी एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के लिए खुद खड़ा होगा, किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। वो इंडिया को जहां पे सही लगता है एक्शन लेना, यूएस बोलेगी भाई आप नहीं कर सकते हो, इंडिया करेगा, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले। Oblivious to any external pressure. Modi's India has chosen not to talk to Pakistan till it puts an end to cross-border terrorism and is sticking to the guiding principles since 2016 Pathankot airbase attack by Pakistani Jaish-e-Mohammed terrorist group. अभी का जो फॉरेन पॉलिसी है 2014 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उनका सिंपल है, पाकिस्तान के साथ हम तभी बात करेंगे, टेबल टॉक्स तब होंगे, तभी हम पाकिस्तान को बात करने का प्रिविलेज देंगे, ठीक है, प्रिविलेज तब मिलेगा जब वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपने कंट्री में पालना है पालो, कोई बात नहीं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया का स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर, और वो इस चीज को लेकर आप देखोगे कभी भी पाकिस्तान के साथ डायलॉग बाजी हुई नहीं है, ठीक है, क्रिकेट मैच के अलावा हमारा कोई और वास्ता नहीं है पाकिस्तान के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। एग्जैक्टली, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि बातों में तो उलझाया जाता है ना, जिसको एक्शन लेना है वो बात नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। आप बार बार, हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत सारे सपने दिखाए, अमन की आशा के बहुत सारे विजन्स दिखाए, लेकिन कभी भी पाकिस्तान एक्ट नहीं करता था टेररिज्म के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान का इंटरनल आप देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा खुद ही पीढ़ा में है। अभी इस लेवल तक टेररिज्म हो चुका है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान खुद ही इन्फेस्ट हो चुका है, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग हो चुकी है वहां पर, मोर देन पॉलिटिशियंस, मोर देन, और आर्मी का मोर पावर हो चुका है, मोर देन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान थोड़ा मेस चल रहा है, जब तक वो वहां पे कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड लीडर नहीं आ जाता जिसमें जो आउट ऑफ द वर्ल्ड सोल्यूशन लाए, तब तक पाकिस्तान का खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है, और इंडिया नहीं रखना चाहता कोई भी डायलॉग बाजी। अब बढ़ते हैं आगे। चाइना के साथ हमारा क्या रिश्ता है? सो इंडिया हैज टारगेटेड चाइनीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द वेक ऑफ द रीसेंट डेडली बॉर्डर क्लैश, गलवान वैली क्लैश जो हुआ था। तो इंडिया ने यह भी देखा कि भाई चाइना, गलवान वैली क्लैश तुमने करवाया था, ठीक है, और तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, तो हम आपको वहां पे मारते हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा, और वो है ऑन जून 29th द गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड वीचैट। टिकटॉक पूरे दुनिया में चलता है लेकिन इंडिया में बैंड है, और 59 एप्लीकेशंस को बैन किया कि तुम कमाओगे इंडिया से, इंडिया का डेटा चुराओगे और उसके बाद तुम इंडिया को ही आंख दिखाओगे, ऐसा नहीं चल सकता। The bans were developed on privacy and data security grounds, but also reference the importance of defending the sovereignty of Indian cyberspace, a term that China has used to justify its own domestic internet censorship policies in the recent years. मतलब एक्शन लेने के बाद टॉन्ट भी मारा कि चाइना तुम तो बहुत बोलते हो, तुम तो गूगल को आने नहीं देते, तुम यूट्यूब को आने नहीं देते, तुम बोलते हो कि इंटरनेट सोवरेनिटी हमें मेंटेन करके रखना है। तो इंडिया ने भी यही स्टैंड रखा, इंडिया ने भी यही बोला कि पहली बात तो यह है कि भाई आप डेटा चुरा रहे हो, दूसरी बात यह है कि हमारा जो इंटरनेट सोवरेनिटी है हम वो नहीं गंवाना चाहते, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट में ये नहीं है, और इस वजह से हम एप्स को बैन करेंगे। डिले चाइनीज शिपमेंट, reports indicate that India has ordered custom officials to hold all shipments from China for physical examination, ostensibly to guard against under invoicing. These orders have reportedly been informal rather than in writing. तो मतलब
मोटे मोटे डॉक्यूमेंट के लेवल पर इंडिया ने ऐसा नहीं बोला कि भाई चाइना के साथ ट्रेड कम करो, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि यार अरे यार गवर्नमेंट तो ट्रेड को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिमोटिवेट कर रही है। लेकिन सिस्टम्स लेवल पर कुछ चेंजेस किए गए, ज्यादा ज्यादा अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब स्लो हो जाएगा। चाइना के साथ अगर आपको ट्रेड रिलेशंस रखने हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और लंबा हो गया, क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना यही चीज करता है ना कि वो हर अच्छे माल का सस्ता कॉपी बनाता है और सस्ते से सस्ते दाम में पंप करता है, पंप एंड डंप। और उससे क्या होता है, वो इकोनॉमिकली कंट्री को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है, कंट्री के अपने इकोनॉमी को ग्रो होने नहीं देता है, वो डिपेंडेंट बनाता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया ने प्रोसेस को एकदम स्लो बना दिया, ठीक है, कि हमारे साथ आप ऐसे इस तरीके से रिश्ता नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसे नाजायज तरीके से कि आप सस्ती चीजें भेजकर, ठीक है, अंडर इनवॉइसिंग करके, आप ये सारी चीजें करके आप आगे भेजो और फिर हम आप पे डिपेंडेंट हो जाए। हम अपने लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप होने देंगे, हम उन कंट्रीज को लाएंगे यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बढ़ावा देंगे दिमाग को। हुआवे वो काफी कंट्रोवर्शियल कंपनी है, बहुत सारे देशों से बैन हो गई है, क्योंकि ये ये कंपनी के गार्ब के अंदर, कंपनी के नकाब के अंदर ये चाइनीज एजेंडा को सर्व करती है ये कंपनी, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट स्कैनर में आ गया। इंडियन मिनिस्ट्रीज हैव ड्रॉन अप प्लान्स टू रिड्यूस इंपोर्ट रिलायंस ऑन चाइना इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। Concerns about a major Chinese telecommunication equipment manufacturer, Huawei, have driven the Department of Telecommunications to require telecoms infrastructure providers to share their source code with the government for testing. ठीक है, वापस से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बढ़ा रहे हैं कि आपको यहां पर धंधा करना है, ठीक है, सोर्स कोड शेयर करो अपना, ठीक है, ये चीजें करो, आप अपना जो ये है, क्या बोलते हैं, जो क्या वर्ड है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप ज्यादा बॉक्सेस को टिक करो, ये आपके क्राइटेरियाज है, आप सारे क्राइटेरियाज को मीट करो, उसके बाद आप धंधा करो। इकोनॉमिक हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स चाइना हैज आल्सो गेन्ड पॉपुलर सपोर्ट इंक्लूडिंग कॉल्स टू बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। अब आप लोग जानते हो, प्रोपोगेंडा बोलो या फिर एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग लेवल पर भी ऑनलाइन मीडिया, न्यूज चैनल्स, हर जगह पे यही चल रहा है कि चाइना बॉयकॉट करो। क्यों? क्योंकि गाइस चाइना अभी मॉडर्न जमाने में इसी तरीके से वो लोगों के साथ कंट्रीज को अपनी माशूका बना रहा है, अपने पे डिपेंडेंट बना रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इसी तरीके से अब आज के टाइम पे वॉर के जरिए आप कंट्री को काबू नहीं कर रहे, बल्कि आप इन्हीं इन्फ्लुएंसेस के जरिए कर रहे हैं। तो चाइना की ये मास्टर स्ट्रेटेजी है कि वो पंप एंड डंप करके इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना रहा है। तो इंडिया इसी को काउंटर कर रहा है, यहीं पे उसको सबसे ज्यादा चोट पड़ेगा और इंडिया चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर रहेगा हमेशा के लिए। तो चाइना इंडिया को आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट ही नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेगा सही तरीके से, ठीक है। इंडिया वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में नहीं जाएगा, सस्ते प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे नहीं जाएगा, इंडिया लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में जाएगा। अब India has not formally banned Huawei from operating in the country. However, India has tightened restrictions on Huawei and ZTE. These restrictions include requiring the companies to comply with new security considerations, stopping telcos from working with Chinese companies on 5G trials, barring Huawei and ZTE from selling products for use in 5G networks. तो जहां पे उसके मोबाइल बिकने हैं वो नेटवर्क में उसे आने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले जा रहे हैं और कंपनी को डिमोटिवेट किया जा रहा है कि आपको बैन तो नहीं किया है, लेकिन आप धंधा भी क्या करोगे यहाँ पे, तो कहीं कोई और जगह ढूंढो। कनाडा, अब आते हैं गाइस आज के मेन मुद्दे पर, मतलब आज कल के मेन मुद्दे पर। तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी खालिस्तान मूवमेंट वापस से स्पार्क पकड़ रहा है। जैसे आपने देखा है कि जब जस्टिन ट्रूडेव या उनके पिताजी की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो तब खालिस्तानी मुद्दा उठने लगता है, बिकॉज सपोर्ट मिलता है इस चीज को। अब 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा, मोर देन 1000 कंपनीज वर्किंग इन कनाडा, इंडियन कंपनीज। 5.2% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन इज इंडियन, तो 5.2% ऑफ कैनाडा's पॉपुलेशन इज इंडियन। इंडियन डायस्पोरा बड़ा है। ड्यू टू खालिस्तान सपोर्ट, कनाडा के साथ इंडिया को अपना स्टैंड रखना पड़ रहा है, कड़क स्टैंड। इंडिया कनाडा के सामने नहीं झुकने वाला।
इंडिया रिटालिएशन 2018 में हुआ था, इंडिया विजिट के टाइम पे। आप लोग को मालूम है ये चीज, मैंने वीडियो में भी बताया था। 2023 में भी इंडिया विजिट हुआ था, दोनों बार इंडिया ने मस्त रिटालिएट किया। 2018 में विजिट में, टुडेव के विजिट में, भाई कैनेडियन G7 मेंबर्स का एक 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 मतलब ये आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, जस्टिन ट्रुडेव, और उनको रिसीव करने के लिए कोई भी सीनियर ऑफिशियल नहीं गया। ठीक है, उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए कोई नहीं गया, सब बिजी थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें न्यूज मीडिया में कवर होती है, और उससे उससे एक तरफ वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा शेम उसको न्यूज मीडिया में झेलना पड़ रहा है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी डिड नॉट गो टू एयरपोर्ट टू रिसीव यूएई को। पीएम मोदी जी खुद मिलने गए थे यूएई के जो आए थे, जो किंग। ठीक है, बट बट इंडिया में बट कनाडा को मिलने के लिए जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया। ठीक है, कैनेडियन पीएम को मिलने के लिए। The low key start to visit on February 17 also raised eyebrows, with commentators noting that today was received at the Delhi airport by Minister of State Gajendra Shekhawat. Today, his wife Sophie Gregor today and their 3 children visited Taj Mahal. तो लोग ताज महल भी गए थे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी भी नहीं गए। ठीक है, मतलब स्टेट में जा रहे हैं, स्टेट के मिनिस्टर भी नहीं गए, सीएम भी नहीं गए उनको मिलने के लिए, मना कर दिया। अस्कैंट मंथ अगो, कुछ ही महीने पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू गए थे ताजमहल को मिलने के लिए, तो यूपी के सीएम खुद पर्सनली गए। अब इजराइल छोटी कंट्री है, कनाडा कितनी बड़ी कंट्री है, G7 कंट्री है, लेकिन नहीं, हमें नहीं मिलने जा रहा है। बट ऑल द टुडेव्स गॉट वर आगरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो एक आगरा के डीएम को भेजा गया वहां पे, एंड सम अदर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भेजा गया। तो क्लियर मैसेज था कि भाई हम आप कोई बहुत खुश नहीं है, और हम आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देते, हम आपको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, इररेलेवेंट हो आप, इंडिया के लिए आप इररेलेवेंट हो। Now, no senior official met him until 20th February. That is still half of his visit duration. 3 दिन हो गए भाई को आके यहाँ पे। ठीक है, तीसरे दिन में जब न्यूज मीडिया में चर्चे आने लग गए, तब भाई मुलाकात हुई इनकी मेन लोगों के साथ। उससे पहले वो बस ऐसे ही घूम रहे थे, ऐसे ही, मतलब कुछ काम तो हो ही नहीं रहा था उनका बेसिकली। ठीक है, तो गाइस यही एजेंडा रहा है मोस्टली इंडिया का अभी तक कनाडा के साथ। और through the Canadian leader, though the Canadian leader is more than halfway through a week-long trip, he has yet to meet with a single senior member of Indian government, sparking widespread speculation he has been snubbed by New Delhi. ये उस वक्त की बात है। ठीक है, आधा हफ्ता हो गया था और कोई नहीं मिला था उनको। पंजाब सीएम प्लस पीएम इन गुजरात डिनाइड मीटिंग जस्टिन टुडेव। पंजाब सीएम ने भी मना कर दिया था, पीएम ने भी मना कर दिया था, गुजरात के PM in Gujarat denied meeting Justin, and PM met on the third day. तो तीसरे दिन मिला, मतलब गेस्ट आए हैं और दूसरे देशों के गेस्ट को फर्स्ट डे फर्स्ट शो एयरपोर्ट में मिलने जा रहे हैं, लेकिन यहां पे कोई भाव नहीं दिया गया। ठीक है, टुडे and his family was trolled for his India attire. Former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah was among the many social media users to criticize the Canadian Prime Minister's choreographed cuteness. Is it just me, or is this choreographed cuteness all just a bit much now? Also, for your information, we Indians don't dress like this every day, sir. Not even in Bollywood. He tweeted along with photographs of Today and his family dressed in traditional attire, greeting people with folded hands. American news and opinion website The Daily Wire flashed the headline, Justin Trudeau makes a fool of himself again, insults entire nation of India with flashy condescending attire. ठीक है, तो वंस अगेन आप एक तरफ हमारे खिलाफ गलत कर रहे हो, दूसरी तरफ ऐसे दिखा रहे हो कि भाई बहुत हमारी केयर करते हो। तो ये सब जो डबल ढोलकीगिरी यहां पे नहीं चलेगी। ठीक है, सारे कॉन्डिसेंडिंग रिमार्क्स मिले और बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ उनका पब्लिकली, मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में। द यूएस बेस्ड वॉशिंगटन पोस्ट टर्म्ड हिज ट्रिप टू इंडिया अ टोटल डिजास्टर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे गाइस।
ठीक है, फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूंगा। ट्रेड इन टोटल ब्रिटेन एंड इंडिया हैव अराउंड 29 बिलियन पाउंड्स। अब ब्रिटेन की बात करते हैं, ठीक है। तो यूके के साथ अभी हाल ही में वीडियो गया था ऋषि सुनक के विजिट को लेकर, तो आपको यूके और इंडिया का भी डायनामिक मालूम है कि यूके एक टाइम पे हमें बहुत दबंगगिरी दिखाता था, एक टाइम पे हमारे ऊपर कॉलोनाइज करके गया, इंडियंस को अनसिविलाइज्ड डर्टी पीपल बोलता था। आज एक इंडियन ही यूके को चला रहे तो कहने का मतलब यह है कि अभी यूके की लैंग्वेज ना बहुत बदल चुकी है। अभी ऐसा हो चुका है कि यूके जब से ब्रेक्सिट हुआ, ठीक है, उसके बाद से यूके का एक बहुत इंपॉर्टेंट सहारा, एक वेंटिलेटर, एक लाइफलाइन है इंडिया के साथ एफटीए साइन कराना। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी ग्रो हो रही है इंडिया। अब इंडिया में बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यूके का यह मानना था कि एटलीस्ट $10 बिलियन तक हमारे ट्रेड को हम स्केल कर सकते हैं, ठीक है। और स्केल 2030 तक, तो यहां पे कुछ फिगर्स है। तो ब्रिटेन एंड इंडिया हैव अराउंड 29 बिलियन पाउंड्स, $35 बिलियन का जो ट्रेड है अभी है, तो ये डबल हो सकता है एफटीए के बाद, ये डबल हो सकता है, यानी कि $70 बिलियन तक पहुंच सकता है। एग्रीड टू कंटिन्यू रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स ऑन द पाथ टू एन एफटीए एंड वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एन एम्बिगुअस टारगेट ऑफ मोर देन डबलिंग यूके इंडिया ट्रेड बाय 2030। ये यूके वालों ने गोल बनाया था कि भाई हम, इंडिया तो हमारा भाई है अभी, ठीक है, हमें बहुत जरूरत है इसकी, तो इंडिया को प्यार देना शुरू करो, ठीक है। तो ये लेके आए थे, और जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि 3 मुख्य एजेंडास थे, ऋषि सुनक जी लेके आए थे, बट नेशनल इंटरेस्ट यहां पे, द टाइम्स न्यूज़पेपर रिपोर्टेड ऑन मंडे दैट इंडिया हैज डिसएंगेज्ड फ्रॉम द टॉक्स आफ्टर एक्यूजिंग ब्रिटेन ऑफ फेलिंग टू कंडेम अ सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप। खालिस्तानी ग्रुप को वंस अगेन यूके ये जानता है कि जब जब हम खालिस्तान के मुद्दे को सपोर्ट करेंगे, मतलब यूके में अगर पनाह दी गई, जैसे पाकिस्तान में अगर आप टेररिज्म को पनाह दोगे तो पाकिस्तान के साथ डायलॉग ही बंद हो जाएगा। उसी तरीके से यूके को मालूम है ये चीज कि भाई अगर हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे तो यूके के साथ टाटा बाय बाय हो जाएगा हमारा रिलेशन। तो ऋषि सुनक ने खालिस्तानी एक प्रिजनर थे, उनको छुड़ाना था, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की, जबकि वो एजेंडा बना के आए थे ऋषि सुनक, लेकिन उसके बारे में बात ही नहीं की, ठीक है। तो यूके धीरे धीरे करके ना ये समझ रहा है कि भाई हमें खालिस्तानियों को सपोर्ट करना थोड़ा बंद करना पड़ेगा और उनपे शायद क्रैक डाउन भी शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पे भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, काफी हद तक डिपेंडेंसी क्रिएटेड होती है, राइट, डायस्पोरा की वोट्स को लेकर। तो बस वही है कि अंदर मुझे अपनी सीट बचानी है, मुझे अपने सपोर्टर्स को खुश रखना है, और बाहर इंडिया के साथ रिलेशन बना के मुझे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी है, ठीक है, मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाना है, मुझे इंडिया से बहुत सारे मेडिकल फील्ड स्टाफ चाहिए क्योंकि हमारे यहां पे बहुत कमी हो चुकी है। तो ये दोनों को मैं बैलेंस कैसे करूं, ये ऐसी कुछ अभी ऋषि सुनक जी की स्थिति है। अब आगे भविष्य में पता चलेगा क्या होता है, बट एक बात तो साफ है कि इंडिया अपना स्टैंड इधर से उधर नहीं कर रहा है कि भाई ट्रेड में हमें लॉस हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई घाई नहीं है, हमें अपना रेप्यूटेशन बनाते हुए चलना है, ठीक है। एफटीए साइन करके इंडिया का भी भला होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें हमें वी केयर अबाउट आवर सिक्स, वी हैव गिवन देम ऑल द फ्रीडम, वी हैव गिवन देम ऑल द रिस्पेक्ट, एंड दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें ये सब देश को तोड़ने वाली मान्यताओं को नहीं डेवलप करना है, हमें इंडिया को साथ में लेके आगे बढ़ना है। अगर आप ये वर्जन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो तो हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, हम आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया का ये अभी है, तो आप देख सकते हो ओवरऑल इंडिया काफी, यस, इंडिया स्टैंड्स आर ऑलवेज कंसिस्टेंट फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। गाइस, स्विट्जरलैंड के केस में भी ऐसा ही था, राइट। देखो, कोई भी, इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है। अब ग्लोबल ब्रांड में आपको यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए। अब आप सबसे बड़ा अगर ग्लोबल ब्रांड जैसे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स, तो जैसे आप देख लो रोल्स रॉयस हो गया, ठीक है, या फिर गुची हो गया, लुई विटॉन हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ये लोग की जो सर्विस होती है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, वो सबके लिए सेम होता है।
ठीक है, रोल्स रॉयस हर किसी कस्टमर को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है कि जैसे कि भाई वो आपकी उधर बैठा है सुनने के लिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो वननेस है वो ट्रस्ट बढ़ाता है। तो उसी तरीके से इंडिया का जो वननेस है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और इंडिया किसी के साथ भी एग्रेसिव नहीं होगा। इंडिया इंडिया जितना हो सके कोऑपरेशन, पीस, यूनिटी, डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दुनिया को बेहतर बनाना, ये सब बातों पे अड़ा रहेगा। और अगर कोई इंडिया को धमकी देगा, कोई इंडिया को धौंस दिखाएगा, कोई इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, तो इंडिया उसके अगेंस्ट जाने में नहीं हिचकिचाएगा। दिस इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ नटशेल। और आप लोग ने देखा कि इंडिया का क्या ओवरऑल क्या एक्शन रहा है। सो और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, लेकिन आपको वो इवेंट्स के पीछे माइंडसेट एक बेसिकली समझ में आ जाएगा कि इंडिया क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है करके। विद दैट सेड गाइस, सो दिस इज इट, हमारा सेशन खत्म हो चुका है।